बड़ा जो संकट है और जो सवाल है वो ये है कि तेल का संकट, क्योंकि दुनिया में अब इसके बाद, इस वॉर के बाद बड़े तेल संकट की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि सबसे अहम तेल मार्ग जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की खबर है। होर्मुज स्ट्रेट को एक पतला समुद्री गलियारा माना जाता है। ये फारस की खाड़ी का मेन एंट्री गेट है। इसके उत्तर में ईरान है, दक्षिण में यूएई है और ओमान के बीच में है। ये फारस की खाड़ी और हिंद महासागर का समझिए एक तरह से लिंक जैसा है। होर्मुज स्ट्रेट लगभग 100 माइल यानी कि 161 किलोमीटर लंबा है, जो कि एक बड़ा रास्ता है। ये रास्ता लगभग 21 मील पतला हो जाता है। यहाँ नेविगेशन लेन सिर्फ 2 मील तक ही चौड़ी है। ये एनर्जी ट्रेड के लिए दुनिया का बहुत जरूरी रास्ता है और इस रास्ते के बंद होने का मतलब यह है कि ग्लोबल तेल मार्केट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाने का असर पड़ेगा, ज्यादातर देशों को ये झेलना पड़ेगा और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। तेल उत्पादक खाड़ी देशों को ओमान की खाड़ी, अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया में तेल की सप्लाई में कमी और कीमत बढ़ सकती है, यानी कि सीधा सीधा असर ये होता है। चलिए आपको कुछ मैप के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या असर पड़ने वाला है। होर्मुज रूट के बारे में अगर हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो रास्ता है वो 161 किलोमीटर लंबा है। ये देखिए जो पतला सा रास्ता आप देख रहे हैं, ये वो पूरा का पूरा रूट है। 161 किलोमीटर ये लंबा है, 100 माइल इसकी जो लंबाई है। और ये भी देखिए कि फारस की खाड़ी और हिंद महासागर का एक लिंक के तौर पर ये काम करता है। ये कहां पर है? ये देखिए फारस की खाड़ी का मेन एंट्री गेट है, जिसके उत्तर में ईरान है, दक्षिण में यूएई है और ओमान के बीच में है। तो इस रूट के बंद होने का असर क्या पड़ेगा? होर्मुज रूट के सर बंद होने का असर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा संकट अब तेल का गहराने लगने वाला है श्रीवास्तव सर। तो होर्मुज रूट के बंद होने की खबर सामने आ रही है। किस तरह का असर आप इसका देखेंगे, खासतौर पर अगर भारत के लिहाज से हम बात करें? आपने बिल्कुल सही कहा। जो पर्शियन गल्फ है जिसकी आप बात कर रही हैं, पारस की खाड़ी, वहाँ कुवैत से लेकर के आप देख रहे हैं कि अल धाबरा एयरबेस पर भी अटैक हुआ है दुबई में। मतलब पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ में बहरीन में भी हुआ है। उसको अस्थिर करने की ईरान ने अपने पहले वेव ऑफ अटैक में पूरी कोशिश की थी। लेकिन एक बात और है, वहाँ पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं और उसके साथ और भी फाइटर शिप्स होते हैं, वो वहाँ पर पोजीशन है। उनकी ये हमेशा रहेगी। अमेरिका ने इस बात को जाना था और समझा था कि वो इसको चोक नहीं होने देंगे। टेम्पररी ये रुक सकता है, लेकिन इसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से 20% तेल जाता है विश्व के लिए। और हमारे लिए तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि हमारा 80% तेल वहाँ से आता है। जब अमेरिका ने बोला कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, जो हमने थोड़ा कम कर दिया और उस पर सैंक्शंस हैं, तो अगर आपने इस तेल को भी बंद कर दिया, वेनेजुएला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, तो अब तेल की आपूर्ति कहाँ से होगी? और इसका इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। हर जगह प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज वो डिपेंडेंट हैं ऑयल इकोनॉमी पे। तो ये जो इकोनॉमिक डिप्रेवेशन होगा पूरे ग्लोब का, वो अपने आप में एक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो पूरा हमला हुआ है वो इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़ा हुआ तो है ही है, परमाणु प्रोग्राम से जुड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन जो ऑयल इकोनॉमी है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसको मैं समझूंगी आपसे, लेकिन देखिए सायरन बच्चों का बिग ब्रेकिंग का, ईरान ने इजराइल की ओर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को हालांकि नाकाम कर दिया है। या डिफेंस सिस्टम से इजराइल में फिर से लोगों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इजरायली लोग अपने घरों के अंदर रहें, बहुत जरूरी ना हो तो वो बाहर ना निकले। बड़ी खबर, ईरान भी रुक नहीं रहा। खामनेई की मौत के बाद भी ईरान लगातार हमले जारी रख रहा है, खासतौर पर इजराइल और वो देश जहां पर अमेरिकी बेस हैं, वहां ये हमले अटैक्स हो रहे हैं। इजराइल में अब लोगों के लिए ये एहतियातन निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आप घरों से बाहर ना निकले, घरों के अंदर रहें। और इजराइल के हर नागरिक को अपनी सुरक्षा करना बखूबी आता है। उनको इस तरीके की ट्रेनिंग ही दी जाती है कि वो हर हमले, क्योंकि देखिए कैसे चौतरफा अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है इजराइल, इसलिए इजराइल के लोगों को सर ये बहुत अच्छे से पता होता है श्रीवास्तव सर कि कैसे हमको अपनी रक्षा करनी है। इजराइल का जो भौगोलिक जो उसकी स्थिति है, उसमें हर कदम वो फूक फूक कर रखते हैं और यही वजह है कि हर नागरिक उसका ट्रेंड होता है। हर नागरिक ट्रेंड ही नहीं होता है, हर नागरिक वहाँ का एक बार कम से कम सोल्जरली और आईडीएफ में काम कर चुका हो। वहाँ चाहे लड़के हो या लड़की हो, सबको ये वहाँ कंस्क्रिप्शन है। मतलब आपको फौज में वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ का हर नागरिक आर्म फोर्सेस से या तो एक्स आर्म फोर्सेस में रहा है या ट्रेंड है, तो ट्रेनिंग की वहाँ कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक सवाल है लगातार आघात का, तो इजराइल से ज़्यादा किसी ने रॉकेट्स को, लॉन्चर्स को और मिसाइल्स को अपने ऊपर गिरते हुए नहीं देखा है। वहाँ ये कंटिन्यूम है, हमेशा से होता रहा है। अब उसी रेजिस्टेंस एक्सिस को, जिसको
हमस, हिजबुल्लाह और हुती हम लोग बोलते हैं 3H, उसको समाप्त करने के लिए ईरान पर इजराइल ने अपना अटैक किया फाइनल। बिकॉज जो कंट्रोलर था, जो सोर्स पॉइंट था, वो जहाँ से सप्लाईज मिलती थी, जहाँ से रिसोर्सेज मिलते थे, वो ईरान था। तो अब ये है कि ईरान की शक्ति क्या है। अगर ईरान की शक्ति देखें तो मिसाइल्स में निहित है, और इस वक्त अगर एक अनुमान के हिसाब से 100 से 200 लॉन्चर्स हैं, और ईरान के पास कोई एयर डिफेंस ऐसा सक्षम नहीं है जो अब एयर डोमिनेंस को ना होने दे। तो वहां पर 200-300 फाइटर एयरक्राफ्ट उनके ऊपर उड़ रहे हैं, और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस के हिसाब से उन सारे लॉन्चर्स को डेसिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये लॉन्चर्स खत्म हो गए, जो कि लिमिटेड नंबर्स में हैं, और जो इंडस्ट्रियल बैकअप है वो ड्रोन्स बनाने का, जो शायद ड्रोन्स हैं, अगर वो खत्म हो गए तो ईरान की लड़ने की शक्ति कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर तो बिल्कुल नहीं है। सैंक्शंस में रहे इतने सालों से, तो वो बिल्कुल नहीं है। लोग, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉलर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रियाल जो है वो लाखों में $1 मिलता है। तो इकॉनमी एकदम टाटर्स में है। तो ये अभी जो आप देख रही हैं, जो उभर के वेव आ रही है, जो खामनी के जाने के लिए शोक मना रही है, ये अनुमान ये है जो पश्चिमी देशों का और इजराइल का भी, कि ये कुछ 1-2 दिन की बात है या कुछ घंटों की बात है। और जब वो स्ट्रक्चर को डेसिमेट कर देंगे, जो उनकी फाइटिंग पावर है, तब उसके बाद वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन शुरू होंगे जो कि चाहेंगे कि अब सत्ता में और सोच में परिवर्तन आए। सबसे बड़ी बात है, सत्ता परिवर्तन नहीं है, सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन अभी जो लोग आए हैं वो उसी सोच से निकल करके आए हैं, उसी में ग्रूम किए गए हैं, तो वो वही चीज चालू रखने। सही कह रहे हैं सर आप, और देखिए बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग का सायरन बज गया है। वॉर का दूसरा दिन है और अमेरिकी हमले में खामनेई का पूरा परिवार खत्म हो गया है। खामनेई के साथ ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई। खामनेई की बेटी और दामाद की भी मौत हो गई। अमेरिकी हमले में खामनेई के पोते की भी जान चली गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वॉर के दूसरे दिन ही खामनेई, जो कि सबसे बड़े टारगेट थे इजराइल और अमेरिका के, उन्हें खत्म किया गया। और न सिर्फ खामनेई बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। पूरा परिवार आप यूं कहें खत्म हो गया है, जिसमें खामनेई की बेटी, दामाद की भी मौत हो गई है। अमेरिकी हमले में खामनेई के पोते की भी जान जाने की खबर मिल रही है। श्रीवास्तव सर, एवरी मिसाइल हैज एन एम। ट्रंप ने ये बात पहले ही कह दी थी, और सबसे बड़ा एम उनका खामनेई और उनका परिवार ही था। और देखिए, वॉर शुरू होने की कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने अपना टारगेट, सबसे पहला टारगेट पूरा कर लिया। ये सीधे सीधे बताता है कि वेट करके, स्ट्रैटेजी बना करके, टारगेटेड अटैक करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उनकी तरफ से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जब जो इनिशिएटिव था वो इजराइल और यूएस के हाथ में ही था। उन्होंने इनिशिएट किया, तो उन्होंने जरूर ऐसा टाइम सेलेक्ट किया जब उनके पास ऑलमोस्ट परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है ईरान का उसमें इनका पेनिट्रेशन बहुत हो चुका है, जिसके लिए तैयारी की गई थी। तो अब इस स्ट्रक्चर के जितने भी रहनुमा हैं, चाहे वो IRGC वाले हों, चाहे रेगुलर आर्म फोर्सेस वाले हों, या सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले हों, उनको खत्म करना ये पहली रिक्वायरमेंट होगी। जो सही कह रहे हैं सर आप, और ब्रेकिंग का सायरन बज रहा है, क्योंकि सेंट्रल इजराइल में लगातार इसी तरीके से सायरन बज रहे हैं। सेंट्रल इजराइल में सायरन इसलिए बज रहे हैं ताकि आम लोगों को ये निर्देश दिए जा सके कि आप अपने घरों में जाएं और अपने किसी भी तरह के हमले के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। तो ये बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और हो भी सकते हैं आगे। ईरान खामनेई की मौत के बाद बौखलाया हुआ है, और ऐसे में ईरान के जो बाकी कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अब इजराइल से बदला ले, अमेरिकी बेसिस को टारगेट करें। और ऐसे में सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनी जा रही है।